हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं लेके आया हूँ 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने बायोलॉजी का अभी 6th चैप्टर आप लोग का चल रहा है और आज मेरा पार्ट 4 का वीडियो है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है और आरएनए क्या है। यानी आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे, डीएनए पैकेजिंग क्या होता है और आरएनए क्या होता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और मैं एक बात और जरूर कहूँगा, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ आपको सलाह देनी है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत लगे तो व्हाट्सअप कीजिए, नहीं जरूरत लगे तो ऐसे व्हाट्सअप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू डीएनए कुंडली की पैकेजिंग क्या होती है, यानी डीएनए कुंडली की पैकेजिंग है क्या। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही जाननी है कि डीएनए कुंडली की पैकेजिंग है क्या। देखिए, जहां तक पैकेजिंग की बात है, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को किसी चीज में रखना, पैक करना। ठीक है, तो डीएनए को कैसे, जो केंद्रक होते हैं उसके अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कैसे उसमें रह पाते हैं, यही चीज हम लोग को आज जाननी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीएनए पैकेजिंग का वर्णन करें। एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देंगे इस मतलब टॉपिक पे कि हम लोग को क्या करना है। तो देखिए, डीएनए कुंडली की पैकेजिंग क्या है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कि डीएनए लंबी कुंडली का। देखिए, इस चीज को ध्यान देंगे, डीएनए क्या होती है, मैंने आपको बताया था कई तरह के नाइट्रोजनी क्षार मिल करके अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और ठीक उसी प्रकार से उसका मिरर रूप दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर के डीएनए का निर्माण करती है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए क्या होती है, कुंडली नुमा ऐसी संरचना हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग अगर ऐसे कहें तो इस प्रकार की संरचना हो जाती है डीएनए की। तो डीएनए एक लंबी कुंडली का केंद्रक में समावेश करना, समावेश मतलब केंद्रक के अंदर जाना, केंद्रक के अंदर रखना, समावेश करने की जो प्रक्रिया होती है वही डीएनए कुंडली की पैकेजिंग कहलाती है। यानी कोई आपसे पूछे, ये प्रश्न करे आपसे कि डीएनए कुंडली की पैकेजिंग क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? तो डीएनए लंबी कुंडली का केंद्रक में समावेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? डीएनए कुंडली की पैकेजिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू, अब हम लोग को दूसरी चीजें जाननी है जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये डीएनए पर हम ये न्यूक्लियोटाइड को बताने के पहले आप लोग को बता दें कि अगर हम एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में अगर ले, तो जैसा कि मालूम है कि सामान्यतः आमतौर पर देखने को मिलता है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं बाबू, उनके अंदर डीएनए कुंडली की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। कितनी होती है बाबू? 2.2 मीटर। याद रखेंगे इस चीज को। समान स्तर पर स्तनधारियों में डीएनए कुंडली की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। अब ये 2.2 मीटर जब डीएनए कुंडली की लंबाई हो गई, ध्यान देंगे इस चीज को, अगर डीएनए कुंडली की लंबाई 2.2 मीटर है तो अगर देखा जाए तो ये केंद्रक से काफी लंबा है। केंद्रक की लंबाई से ये क्या है? काफी लंबा है। तो ये केंद्रक के अंदर, या केंद्रक के अंदर कैसे एडजस्ट हो पाते हैं, कैसे रह पाते हैं, यही चीज को समझना है डीएनए पैकेजिंग के अंतर्गत। यानी हम अगर कुल मिलाकर कहें कि डीएनए लंबी कुंडली का, डीएनए लंबी कुंडली का केंद्रक में समावेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए कुंडली की पैकेजिंग कहलाती है। यानी हम लोग को यही समझना है कि अगर समान अगर देखा जाए, अगर मतलब आमतौर पर आपको बता दें कि आमतौर पर स्तनधारियों में जो डीएनए कुंडली की लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है। ठीक है, तो ये 2.2 मीटर की डीएनए कुंडली छोटे से केंद्रक में कैसे एडजस्ट हो पाती है, यही चीज समझना है डीएनए पैकेजिंग के अंतर्गत। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं
तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये अंदर एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वह अलग अलग तरीके से होता है और ये अलग अलग प्रक्रमों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक जीव। हम लोग जानते हैं कि कोशिका के आधार पर हम देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है, हम लोग को ये मालूम है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीव किसको कहते हैं? जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक केंद्रक जिसमें नहीं होते हैं, इसके बावजूद जिसमें केंद्रक नहीं होते तो क्या उसमें डीएनए नहीं होता है? होता है। तो डीएनए कोशिका के मध्य में एक जगह कुछ प्रोटीन के साथ बंधकर अवस्थित होते हैं। इस संरचना को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ध्यान देंगे, प्रोकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं होते, ये बाबू ध्यान रखोगे इस चीज को, एकदम समझने वाली चीज है। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं होते हैं, इसके बावजूद डीएनए कोशिका के जो बीच होती है, केंद्रक के बीच में एक जगह जो कि कुछ प्रोटीन के साथ बांध करके वो डीएनए पैकिंग कुंडली को क्या करता है? व्यवस्थित करता है, अवस्थित करता है। उस संरचना को, उस मतलब कर सकते हैं उस आकार को जहां पे ये केंद्रक अवस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? केंद्रकाभ। कोई आपसे पूछे न्यूक्लियोइड क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, इसके बावजूद डीएनए कोशिका के मध्य में मौजूद एक जगह पे प्रोटीन के साथ बंद करके क्या होता है? व्यवस्थित होता है। उस संरचना को जहां पे बंद करके वो व्यवस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। यानी कोई आपसे पूछे न्यूक्लियोइड क्या है, तो जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों में जिसमें कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है, तो उसमें कोशिका के मध्य में एक कुछ प्रोटीन के साथ डीएनए कुंडली बंद करके व्यवस्थित होते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब अगर ये प्रोकैरियोटिक में हो गया डीएनए का पैकेजिंग, किसमें होता है डीएनए की पैकेजिंग? प्रोकैरियोटिक जीवों में किसमें होता है? न्यूक्लियोइड में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और न्यूक्लियोसोम क्या है? तो यूकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक होते हैं बाबू, जिसमें केंद्रक स्पष्ट होते हैं, पूरी तरह से क्लियर रहता है, और केंद्रक के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है। मैंने आपको फर्स्ट जब टॉपिक बताया था आपको इस चैप्टर का, तो उसमें बताया था डीएनए अपने साथ कई सारे प्रोटीन को एक साथ लिए रहता है। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1 H2B, ऐसे बताया था मैंने आपको, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो केंद्रक के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से घिरा रहता है। यानी क्या है कि इस प्रकार से अगर डीएनए होता है, यहां पे हम देखेंगे, अगर इस प्रकार से हमारा डीएनए होता है, तो ये अपने साथ ऐसे एक, इसको कह सकते हैं गेंद के ऊपर, जैसे एक मान लीजिए एक बॉल ले लें, बॉल के ऊपर ऐसे रस्सी लपेट दे, तो उस तरह से हिस्टोन, ये बॉल जो होता है हिस्टोन प्रोटीन, यानी 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के एक हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। तो इसको क्या करता है? लपेटे रहता है। क्या? डीएनए उसको क्या करता है? लपेटे रहता है। अब कैसे लपेटे रहता है मैं आपको वही बता रहा हूं। तो यूकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से घिरा होता है। किससे घिरा होता है बाबू? हिस्टोन प्रोटीन से घिरा होता है। क्योंकि कैसे घिरा होता है? क्योंकि डीएनए पर जो होता है ऋण आवेश होता है। डीएनए पर कौन आवेश होता है बाबू? याद रखेंगे इस चीज को, डीएनए पर आपका ऋण आवेश होता है। क्यों ऋण आवेश होता है? यह सबसे बड़ी चीज है। डीएनए में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन क्षार पाए जाने की वजह से डीएनए क्या होता है? निगेटिव होता है। तो डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटीन पर कौन आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या होता है? एसिड पाया जाता है। तो डीएनए में ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटीन पर धनात्मक आवेश होता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस कारण से ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित प्रोटीन को क्या कर लेता है? घेर लेता है। क्या कर लेता है? घेर लेता है। इस प्रकार से हिस्टोन अष्टक कोर कण बनाते हैं और इसके चारों ओर डीएनए 146 न्यूक्लियोटाइड के, हम लोग जानते हैं डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड का एक क्या होता है? श्रृंखला होता है। तो डीएनए के 146 न्यूक्लियोटाइड के 2 घेरा बनता है। यानी अगर ये एक हिस्टोन प्रोटीन होगा तो इसके ऊपर ऐसे 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 घेरा बनता है। ठीक है, घेरा बनता है। इस संरचना को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को, फिर से ध्यान देंगे। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो यूकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक स्पष्ट होता है,
उसमें केंद्र के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, घिरा होता है। डीएनए कुंडली जो होती है वो किसके साथ घिरी होती है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ घिरी होती है। क्यों घिरी होती है, क्योंकि डीएनए पर ऋण आवेश होता है और हिस्टोन प्रोटीन पर धन आवेश होता है। और धन आवेश और ऋण आवेश, चूंकि डीएनए पर ऋण आवेश होने के कारण वह धन आवेश को क्या करता है, धनात्मक आवेशित प्रोटीन को घेरे रहता है। और इस प्रकार से जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो अष्टक कोर का कण बनाते हैं, यानी अष्टक कोर कण बनाते हैं। और इसके चारों ओर, और जब अष्टक कोर हिस्टोन अष्टक कोर कण बनाएंगे तो इसके चारों ओर 146 न्यूक्लियोटाइड वाले, कई सारे न्यूक्लियोटाइड, याद रखेंगे इस चीज को, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए बनाता है। तो 146 न्यूक्लियोटाइड वाले दो घेरा बनाता है, दो ऐसे रस्सी जैसे, जैसे ये बॉल है, बॉल जैसे अगर मान लें कि ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर ऐसे रस्सी जैसे ऐसे लपेट देना, तो दो घेरा बनाता है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी कोई पूछे न्यूक्लियोसोम क्या है तो क्लियर आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में, जिसमें केंद्र का स्पष्ट होता है, केंद्र के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, घिरा होता है। क्योंकि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटीन पर धनात्मक आवेश होता है। इस कारण से ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित प्रोटीन को क्या कर रहता है, घेरे रहता है। और इस प्रोसेस के क्रम में हिस्टोन जो होते हैं अष्टक कोर कण बनाते हैं और इसके चारों ओर डीएनए के 146 न्यूक्लियोटाइड के दो घेरे बनाए रहते हैं। इस संरचना को हम लोग न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। याद रखेंगे, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एडेनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से। साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से। तो इस प्रकार से जो पेयर होते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक पेयर के अंदर जो दोनों के बीच की लंबाई होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजन क्षार की जोड़े की कुंडली होते हैं। यानी ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने जोड़े नाइट्रोजन क्षार की कुंडली होती है, तो 200 जोड़े नाइट्रोजन क्षार की कुंडली होती है। अब हम लोग को एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना है, क्रोमैटिन। इस क्रोमैटिन जो हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे कि क्रोमैटिन जैसी संरचना प्रतीत होती है जिसमें जीन जो होता है अवस्थित होता है और उसी जीन पर डीएनए क्या होता है, मौजूद होता है। तो क्रोमैटिन क्या है, तो डीएनए की द्विकुंडली हिस्टोन के साथ बंधकर, ध्यान देंगे इस चीज को, डीएनए की द्विकुंडली क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए दो घेरा बनाता है ना, तो द्विकुंडली, तो डीएनए की द्विकुंडली हिस्टोन के साथ बंधकर दानेदार संरचना बनाती है जो केंद्रक में धागे के समान क्या होती है, दिखाई देती है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि क्रोमैटिन क्या है, तो डीएनए की द्विकुंडली हिस्टोन के साथ बंधकर दानेदार संरचना बनाती है जो केंद्रक में धागे के समान क्या होती है, दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। पहला तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए पैकेजिंग क्या है, दूसरा आता है न्यूक्लियोइड क्या है, तीसरा आ सकता है न्यूक्लियोसोम क्या है, इसके बाद आ सकता है क्रोमैटिन क्या है, इसके बाद आ सकता है कि जो डीएनए होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर घेरे रहते हैं वो कितने न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, तो ये आ सकता है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजनी क्षार बेस होते हैं, ये आ सकते हैं। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं पेयर के रूप में होते हैं, ये आपके आ जाएंगे। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपका बनेगा, क्या होगा, डीएनए पैकेजिंग का वर्णन करें। तो डीएनए पैकेजिंग का वर्णन करें, कैसे आंसर लिखेंगे उसकी बात मैं आपको बता दूं। हम लोग लिखेंगे कि डीएनए लंबी कुंडली का केंद्रक में समावेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। प्रोकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होते हैं, उसमें ये चीज छोड़ देंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक जीवों में जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होते हैं, इसके बावजूद डीएनए केंद्रक के मध्य में एक जगह कुछ प्रोटीन के साथ बंधकर अवस्थित होते हैं, इस संरचना को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक स्पष्ट होता है और केंद्रक के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ घिरा होता है। चूंकि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटीन पर धनात्मक आवेश होता है, इस कारण से ऋणात्मक डीएनए धनात्मक आवेश प्रोटीन को घेरे रहता है और इस क्रम में हिस्टोन अष्टक कोर कण बनाते हैं और इसके चारों ओर डीएनए 146 न्यूक्लियोटाइड के दो घेरा बनाए रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इस प्रकार से डीएनए कुंडली की पैकेजिंग की जाती है। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आरएनए की तरफ कि आरएनए क्या होता है और आरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए आपको बताते हैं।
अब हम लोग जानेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है, तो ध्यान देंगे इस चीज को। आरएनए को ही पहला आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। ऐसा पहले से प्रमाणित हो गया कि आरएनए क्या है। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। क्यों पदार्थ था, तो ये भी आप जानिए, क्योंकि आरएनए के रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही डीएनए का निर्माण होता है। याद रखेंगे, डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो आरएनए के रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होता है बाबू, डीएनए का निर्माण होता है। यह आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है कि कोई चीज की अभिक्रिया कोई हो रही हो तो उसको क्या कर देना, बढ़ा देना, उसकी गति को बढ़ा देना। तो यानी ये उत्प्रेरक का भी ये कार्य करता है। और चीज ध्यान देंगे, इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोज शर्करा, यानी इसकी संरचना अगर देखें तो डीएनए की तरह ही होती है। इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और उसमें डाई राइबोज शर्करा की जगह पे इसमें होता है राइबोज शर्करा। और जिस तरह से डीएनए में थायमिन पाया जाता है, इसमें थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यानी याद रखेंगे इस चीज को कि आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोज शर्करा और थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज है कि इसका अनुभार डीएनए से कम होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है बाबू, भाग लेता है। यानी आरएनए का अनुभार डीएनए से कम होता है और यह क्या चीज में भाग लेता है बाबू, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अगर आरएनए के प्रकार के बारे में जाने तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ध्यान देंगे इस चीज को। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए कहते हैं और आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब देखिए एमआरएनए क्या करता है, तो ये डीएनए की आनुवंशिक सूचना को ढोता है, यानी आनुवंशिक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। अब इस चीज को ध्यान देंगे, मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि जैसे हमारे शरीर के जितने भी पार्ट बनते हैं, ये जितने भी पार्ट बनते हैं इसकी सभी की आनुवंशिक सूचना किसके पास होती है, डीएनए। और डीएनए किसको देता है, एमआरएनए को देता है। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से अंग का बनता है। तो जैसे हमारे हाथ की लंबाई है या हमारे त्वचा का रंग है, ये किस प्रकार का होगा, ये सब सूचना ये किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। अब देखिए, अगर हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हमारे त्वचा का रंग जो है ये मिलेनियम वर्णक के कारण होता है। अगर मान लीजिए मिलेनियम वर्णक बनने की सूचना अगर डीएनए पर नहीं है तो त्वचा का रंग क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा, यानी ये इस कलर का नहीं बनेगा। तो हम आपको बताने वाले थे कि एमआरएनए का क्या कार्य है, तो ये डीएनए की आनुवंशिक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक ढोता है। टीआरएनए का काम है कि एमिनो अम्ल का कोशिका द्रव से राइबोसोम तक ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है, यानी ट्रांसफर करता है। और आरआरएनए का कार्य है कि यह प्रकृति आरएनए है, इसको कहता है, इसको प्राकृतिक आरएनए भी कह सकते हैं। यह सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहता है, यानी सबसे अधिक समय तक एक्टिव रहता है। अब हम लोग जो जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ जगह पे आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अधिकांश जीवों में ये अपवाद के रूप में होते हैं कि कुछ जीवों में, कुछ विषाणुओं में आरएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। लेकिन सामान्यतः डीएनए है वही सभी जगह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, वह किसमें करता है। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, सामान्यतः सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन कार्य करता है, डीएनए कार्य करता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह किसमें किसमें कार्य करता है आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, तो पहला हम कह सकते हैं कुछ विषाणुओं में
अब कुछ विषाणु जैसे HIV, TMV, टोबैको मोजेक वायरस, इन्फ्लुएंजा आदि में RNA जो होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दूसरा कि जितने भी पौधे होते हैं, पौधे में पाए जाने वाले विषाणु में RNA जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तीसरा क्या है वो जानेंगे। बैक्टीरियोफेज में यानी जीवाणुभोजी में RNA जो होता है वह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा जीवाणुभोजी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका I2 होता है, आपका MS2 होता है, इसके अलावा R17 होता है। इस तरह के जितने भी जीवाणुभोजी होते हैं ये सारे में RNA ही अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन आता है कि RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है वो कौन कौन से विषाणु में, तो आपका HIV में, TMV में, इन्फ्लुएंजा में इत्यादि में। या हम इसको कह सकते हैं पौधों में पाया जाना, या हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे कि RNA निम्नलिखित में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नंबर 1 कुछ विषाणुओं में, नंबर 2 कुछ विषाणुओं जैसे HIV, TMV, इन्फ्लुएंजा में, दूसरा पौधों में पाए जाने वाले विषाणु में, और तीसरा जीवाणु भोजी में। अब देखिए ये कैसे कार्य करते हैं, हम आपको एक कुछ छोटी सी चीजें बताएंगे, वो चीज को ध्यान रखना है। देखिए जब हमारे शरीर में कोई अंग शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले DNA है, वो DNA से mRNA का निर्माण होता है और mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखने की, DNA पर सारी अनुवांशिक सूचनाएं मौजूद होती है। अनुवांशिक सूचना कहां मौजूद होती है? DNA पर। यानी हमारा शरीर का ये अंग, यह हाथ है, मान लो हाथ की लंबाई कितनी होगी, हमारा गर्दन की लंबाई कितनी होगी, बाल कितने होंगे, हमारा त्वचा का रंग कितना कैसा होगा, ये सारी अनुवांशिक सूचना किस पे होती है? DNA पे। ये जो होता है, इससे जो होता है RNA पे ये अपना सूचना क्या करता है? देता है mRNA को, और mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से पूरे हम लोग के शरीर की लंबाई या हाथ की लंबाई या कान की लंबाई ये होती है। तो हम लोग को यहां पे जानना होगा DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं वो? अनुलेखन। यानी DNA से mRNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी अनुलेखन कहलाता है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोई कि अनुलेखन क्या है, तो आप क्या कहिएगा? DNA से mRNA का बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। और mRNA से प्रोटीन का बनना बाबू ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि ट्रांसलेशन क्या है, तो mRNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी जिसमें कुछ विषाणुओं में जिसमें DNA नहीं पाया जाता, उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है वो? RNA। तो RNA से सबसे पहले उसमें बनता है DNA, और DNA के बाद बनता है mRNA, और mRNA के बाद बनता है बाबू उसमें प्रोटीन। ठीक है। यानी जिन विषाणुओं में, कुछ विषाणु ऐसे हैं जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया, जैसे HIV, TMV ऐसे विषाणु है जिसमें DNA नहीं पाया जाता है, तो उसमें कैसे क्या होता है प्रोसेस? तो सबसे पहले उनके RNA से क्या चीज का निर्माण होता है बाबू? DNA का निर्माण होता है, और DNA से फिर mRNA का निर्माण होता है, और mRNA से प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ध्यान देंगे, RNA से DNA का बनना, RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है बाबू। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? RNA से DNA का, रिवर्स मतलब उल्टा,
इसको अगर हम लोग कहें तो प्रतिलोम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम अनुलेखन। ठीक है, कोई पूछे आपसे प्रतिलोम अनुलेखन क्या है, तो आरएनए से डीएनए का बनना प्रतिलोम अनुलेखन कहलाता है। फिर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का आरएनए का पूरा फंक्शन रहा, कार्य रहा। अब जब मैं अगले क्लास में जब आपसे मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, यानी डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के माध्यम से भी उपलब्ध करा दूंगा। और ऐसे आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, तो हमें अपना नाम और जगह का नाम और क्लास लिख करके हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं और आप उसको बना करके मुझे व्हाट्सएप करोगे तो घर बैठे आप अपना तैयारी एग्जाम की आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।